सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। दैट इज अबाउट द स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो एक एक करके एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है और उससे हम लोग को समझने में बहुत ईजी होगा। विद द डायग्राम यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या होता है, एट रेस्ट क्या होता है कि मायोसिन का हेड के पास, मायोसिन का ये हेड जो हेड देख रहे हो यहाँ पे एडीपी अटैच्ड है। ठीक है, तो वो अपने इस पोजिशन पे फिक्स्ड है। ठीक, इन कंपेरिजन टू थिन फिलामेंट। ठीक है, थिन फिलामेंट यहाँ पर है और तुम्हारे इसके कंपेरिजन देखो यहाँ पर मायोसिन फिक्स्ड है। ठीक है, और मायोसिन जो यहाँ पे फिक्स्ड है, इसके अलावा तुम्हारा जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स तुम देख रहे हो यहाँ पर कैल्शियम अटैच नहीं है। कैल्शियम अभी आया नहीं है, यहाँ पे कैल्शियम आया नहीं है, कैल्शियम नहीं आया। तो ये रेस्ट पे पोजिशन है, ये रेस्ट वाला पोजिशन है, ये जो देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही तुम्हारा एक्शन पोटेंशियल आया, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से कैल्शियम जो रिलीज हुआ, कैल्शियम जो रिलीज हो रहा है यहाँ पर, ये कैल्शियम तुम्हारे सेल के अंदर आया, मस्कुलर सेल में रिलीज हुआ, मसल सेल में रिलीज हुआ। वो कैल्शियम आया और कैल्शियम जाकर के ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स से बाउंड हो गया। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स से बाउंड हो गया। स्पेसिफिकली किससे? तो ट्रोप सी से। ठीक है, ट्रोपोनिन सी से बाइंड होता है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पे ट्रोपोनिन सी, इसका कैल्शियम बाइंडिंग एबिलिटी। तो देखो कैल्शियम जो है वो बाउंड हुआ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स से। ठीक है, बाउंड हुआ। इससे कारण क्या हुआ, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया तुम्हारे थिन फिलामेंट में, यानी एक्टिन में कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, स्ट्रक्चरल चेंज आया, जिसके कारण मायोसिन का हेड जो है वो थिन फिलामेंट के साथ क्या किया, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किया। होता क्या है ना कि तुम्हारा कैल्शियम बाइंड हो जाने के बाद जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है तो एक्टिन फिलामेंट का जो तुम्हारा एक्टिव साइट है वो तुम्हारा मायोसिन के हेड से जाके अटैच होता है। मायोसिन के हेड में हम लोग पढ़े थे, दो साइट होता है, एक एटीपेज होता है और एक होता है एक्टिन बाइंडिंग। तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा फिलामेंट थिन फिलामेंट से थिक फिलामेंट यहाँ पर देखो ये अटैच हो गया, ये खाली हो गया। ये जो स्पेस हम लोग देख सकते हैं ऑरेंज कलर का जो है, ये तुम्हारे मायोसिन के हेड से जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि तुम्हारा मायोसिन का हेड रोटेट करता है। मायोसिन का देखो हेड यहाँ पे रोटेट कर रहा है और इस तरह से तुम्हारा मसल फाइबर शॉर्ट हो रहा है। इसको कहते हैं हम लोग पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और इसी स्टेप पे एक चीज़ जरूरी, जब ये ऐसा तुम्हारा पावर स्ट्रोक जनरेट होता है तो यहाँ पे एडीपी जो है वो लीव कर देता है यहाँ से। ठीक है, एडीपी जो है एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, इस हेड को लीव करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, पावर स्ट्रोक के एंड पर तुम्हारा एक नया एटीपी अब जो कि एटीपेज साइट होता है मायोसिन के हेड पे, जो एटीपेज साइट था वहाँ पर तुम्हारा एटीपी आया और एडीपी बना प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। ठीक है, तो एडीपी जो था वो तो निकल गया बाहर, तो फिर से ये साइट जो था तुम्हारा यहाँ पे साइट जो था वो खाली हो गया। तो ये साइट खाली हो गया, अब इसको फिर से एक नया एटीपी ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा ये इसके हेड से डिटैच कर जाएगा। देखो यहाँ पे हेड जो है डिटैच कर गया। ठीक है, हेड तुम्हारा डिटैच करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुमसे पूछा जाता है कि एटीपी मतलब कि तुम्हारा पूछा जाता है सवाल कि तुम्हारा एक्टिन का डिटैचमेंट जो तुम्हारा मायोसिन से होता है उसके लिए क्या स्टेप जरूरी है? तो क्या जरूरी है? तो एटीपी का अटैचमेंट जरूरी है। ठीक है, एटीपी का अटैचमेंट से तुम्हारा ये दोनों अलग हो जाता है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो इसके अटैच करने के बाद तुम्हारा हेड क्या हुआ, अब तुम्हारा डिटैच हो गया। हेड क्या हो गया? डिटैच हो गया। अब फिर से तुम्हारा एटीपी, ये जो यहाँ पर लगा था एटीपी, अब वो हाइड्रोलाइज होगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और इससे जो एनर्जी जनरेट होगा फिर से वो मायोसिन हेड को रिकॉक पोजिशन में डाल देगा, यानी तुम्हारे इस पोजिशन में डाल देगा। ठीक है, फिर से तुम्हारा ये अटैच होगा, फिर तुम्हारा वो प्रोसेस रिपीट होगा। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग देखते हैं मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट। कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट का मतलब है कि तुम्हारा थिन और थिक फिलामेंट। ठीक है, थिन और थिक फिलामेंट ही तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट जब मसल में, ये पूरे मसल का टोटल मसल प्रोटीन का 3/5 पार्ट बनाता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट का कैसे अटैचमेंट से वो देखते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट जो है यानी थिन और थिक फिलामेंट जो है वो तुम्हारे इलास्टिक कंपोनेंट्स के साथ, कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट जो है वो इलास्टिक कंपोनेंट्स के साथ दो तरह से अटैच होता है। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल में। ठीक है, ये फोटो देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है ये। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, तो ये तुम्हारे इलास्टिक कंपोनेंट के साथ पैरेलली अटैच्ड है। याद है हम लोग पढ़े थे, फिजिक्स पढ़ते थे जब हम लोग 11th-12th में, तो हम लोग रेजिस्टर्स पढ़ते थे, तो वो लोग कैसे अटैच होता है। रजिस्टर मान लो ये रजिस्टर्स है, तो ये देखो एक पैरेलल में दोनों अटैच्ड है,
और एक देखो ये सीरीज में अटैच है, ये दोनों एक साथ इसमें सीरीज से अटैच, बस वही है। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट है मसल का, यानी कि थिन और थिक फिलामेंट है मसल का। और ये मसल का इलास्टिक कंपोनेंट है, यानी कि उसका कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। और दो तरह का इलास्टिक कंपोनेंट्स है, एक है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू का शीट और दूसरा है तुम्हारा टेंडन्स, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो एक होता है तुम्हारा पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट जो कि तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू का शीट है, और एक होता है सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट जो कि तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ टेंडन रिप्रेजेंट करता है, टेंडन्स होता है, ठीक है। अब इसी से हम लोग आगे समझेंगे आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और कुछ टर्म्स का नाम जानते हैं, क्या क्या टर्म्स है। तो पहला है ऑप्टिमम लेंथ। ऑप्टिमम लेंथ हम लोग उस मसल के लेंथ को कहते हैं जब उसमें एक्टिव टेंशन मैक्सिमम होता है। एक्टिव टेंशन मैक्सिमम होने का मतलब है कि जब नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो है वो मैक्सिमम ओवरलैप हो, ठीक है। यानी कि थिन और थिक फिलामेंट जब ओवरलैप करता है तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाए तब उसको हम लोग कहते हैं तुम्हारा ऑप्टिमम लेंथ, ठीक है। दूसरा होता है रेस्टिंग लेंथ। रेस्टिंग लेंथ का मतलब जब नेचुरल कंडीशंस में जब बॉडी तुम्हारा रिलैक्स पोजीशन में है उस वक्त मसल का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग लेंथ, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग रेस्टिंग लेंथ। तीसरा है तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेंथ। इक्विलिब्रियम लेंथ का मतलब है कि जैसे तुम्हारा मसल है, ठीक है, ये मसल तुम्हारा टेंडन से, ठीक है, ये मसल तुम्हारा ये टेंडन से अटैच्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा ही तुम इसका अटैचमेंट्स को काट दो, ठीक है, उसको फ्री कर दो अटैचमेंट से, तब जो मसल का लेंथ हो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम लेंथ। तो ये तीन तुम्हारा टर्म्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि कौन कौन सा टर्म है, ऑप्टिमम लेंथ, रेस्टिंग लेंथ और इक्विलिब्रियम लेंथ। अब आते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, और ये कैसे मतलब इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक होगा। तो देखो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है लेंथ सेम, आइसो मीन्स सेम और मेट्रिक मीन्स लेंथ, तो सेम लेंथ होगा, ठीक है। और आइसोटोनिक का मतलब है तुम्हारा सेम टेंशन। तो मसल यहाँ पर क्या हो रहा है आइसोमेट्रिक में, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन मसल का लेंथ सेम हो जा रहा है, लेंथ सेम है, यानी कि बिफोर कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन मसल का लेंथ सेम है। आइसोटोनिक में ये है कि तुम्हारा टेंशन कांस्टेंट है लेकिन मसल का लेंथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे हो रहा है इस चीज़ को भी देखेंगे। और एक दोनों के बीच का एक पॉइंट ये है कि इसमें एक्सटर्नल वर्क डन नहीं होता है, इसमें वर्क डन होता है क्योंकि यहाँ पे मसल का लेंथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई भी लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो चूंकि तुम्हारा डिस्टेंस जो है डेल्टा डी जो है कि चेंज इन तुम्हारा लेंथ जो है वो जीरो है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, यहाँ पर है क्योंकि लेंथ ऑफ मसल चेंज हो रहा है। तो कैसे होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो देखते हैं। तो देखो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का कैसे मैकेनिज्म है, तो जब भी कोई मसल में शॉर्टनिंग होता है जो कि उसके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट के कारण हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी मसल जब शॉर्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो तुम्हारा स्लाइड करता है तो उसके कारण क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है मसल में। तो जो भी शॉर्टनिंग हो रहा है तुम्हारे कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट के कॉन्ट्रैक्शन से वो कंपनसेट हो जाता है तुम्हारे सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट के स्ट्रेचिंग से। कैसे समझते हैं, देखो इसको यहाँ पे तुम्हारा मान लो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर, ये वाला पार्ट जो है अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके कॉन्ट्रैक्टर के बाद क्या लिखा है कि वो तुम्हारे इसके स्ट्रेचिंग से तुम्हारा कंपनसेट हो रहा है। ये जब इतना ये दोनों पार्ट जब नजदीक आ रहे हैं तो ये सीरीज वाला पार्ट थोड़ा सा क्या हो रहा है तुम्हारा ये सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट थोड़ा सा लेंथन हो रहा है, यानी कि स्ट्रेच हो रहा है। तो ये जो घटा वो उतना ही इतना ये बढ़ गया, तो ये कंपनसेट कर देता है दूसरे को, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट तुम्हारा तुम्हारा क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड तुम्हारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी शॉर्टनिंग हो रहा है मसल में जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट के कारण हो रहा है वो कंपनसेट हो रहा है बाय स्ट्रेचिंग ऑफ सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। इसका एग्जांपल क्या है, उससे पहले कि अगेंस्ट ग्रेविटी जब हम लोग अपना पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बैठे हुए हैं तो तुम्हारा जो भी एंटी ग्रेविटी मसल्स है वो जब अपना मेंटेन कर रहा है पोस्चर को, तो वो तुम्हारा पोस्चर मेंटेन करने में जो हेल्प करता है मसल्स उसमें होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, अगर तुम किसी दीवार को है ना, किसी दीवार को तुम हाथ से जब आर्म के मसल से तुम पुश कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा आर्म मसल्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहाँ पर तुम्हारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। मान लो तुम कोई वजन उठाते हो, ठीक है, कोई वजन उठाए, उस वजन को तुम हाथ को ऊपर करके उसको अपने हाथ में उसको मतलब रखे हुए हो, ठीक है, ऐसे उठा करके, तो वो तुम्हारा क्या हुआ, वो भी तुम्हारा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है क्योंकि वहाँ पर लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि टेंशन तुम्हारा सेम है लेकिन मसल का लेंथ चेंज हो रहा है। तो ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आइसोमेट्रिक ही होता है, लेकिन जब तुम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो, मसल जो अप्लाई कर रहा है, फोर्स जो जनरेट कर रहा है वो तुम्हारे वेट से ज़्यादा हो जाए तो पूरा मसल क्या होता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। उसके बाद तुम्हारा टेंशन जो होता है मसल में वो तुम्हारा रिमेन्स कांस्टेंट रहता है और तुम्हारा लेंथ चेंज करता है, ठीक है। बाकी तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो तुम्हारे
कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट के कारण होता है सिर्फ, ठीक है, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट। तो इनिशियली क्या है, आइसोमेट्रिक ही होता है ये, ठीक है, जब तक तुम्हारा वेट को बैलेंस कर रहा है तुम्हारा मसल्स। लेकिन एक बार जब तुम्हारा मसल उस वेट से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर ले, उस वेट को उठाने के लिए जो फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा जनरेट कर ले, उसके बाद तुम्हारा मसल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, और तुम्हारा जो मसल है वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करता है एज अ होल, और तुम्हारा लेंथ चेंज होता है। इसका एग्जांपल क्या है, जब तुम चल रहे हो या दौड़ रहे हो या कोई लोड उठा रहे हो, तो वो तुम्हारा क्या है, सारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम्स देख लेते हैं। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कैसा था, तो यहाँ पर देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिलैक्स कर रहा है, वेट यहाँ पर है, ठीक है, वेट है, और तुम्हारा मसल का देखो लेंथ चेंज हो रहा है। पहले मसल लेंथेंड था, ये मसल शॉर्ट हो गया, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखो मसल का लेंथ तुम्हारा सेम है, मसल का लेंथ क्या है तुम्हारा सेम है, ठीक है, चाहे यहाँ पर तुम्हारा लो टेंशन है, यहाँ पर हाई टेंशन है, और तुम्हारा यहाँ पर लेंथ मेंटेन्ड है, तुम्हारा बस टेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर टेंशन चेंज हो रहा है। तो ये सब तुम्हारा आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे लेंथ टेंशन रिलेशनशिप की, ठीक है। तो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप का मतलब ये है कि तुम्हारे स्केलेटल मसल में टेंशन के साथ तुम्हारा लेंथ में कैसा चेंजेस आ रहा है, मसल लेंथ जैसे जैसे बढ़ रहा है, टेंशन में जैसे जैसे चेंजेस आ रहा है, तो क्या तुम रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हो लेंथ और टेंशन में। नाउ पैसिव का मतलब है बिना स्टिमुलस के, विदाउट स्टिमुलस तुम्हारा जो मसल है, स्केलेटल मसल है, वो कितना टेंशन एक्सर्ट कर रहा है हर लेंथ पर जब वो स्टिमुलेटेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द पैसिव टेंशन। टोटल टेंशन का क्या मतलब है, टोटल टेंशन ये है तुम्हारा। तो टोटल टेंशन का मतलब है कि वो टेंशन जो मसल डेवलप करता है जब वो आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है इन रिस्पॉन्स टू अ मैक्सिमम स्टिमुलस। तो जब मैक्सिमम स्टिमुलस जब लग रहा है, तो जो मसल में टेंशन जनरेट हो रहा है, ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में, दैट इज कॉल्ड तुम्हारा टोटल टेंशन। और टोटल टेंशन और एक्टिव टेंशन, टोटल टेंशन और पैसिव टेंशन के बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं एक्टिव टेंशन। तो हम लोग देख रहे थे लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को। तो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप में अब हम लोग आगे देखते हैं कि देखो यहाँ पर इसको हम लोग, ये जो लेंथ टेंशन रिलेशनशिप है उसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे, तो जब तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है आइसोमेट्रिकली, तो जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो तो डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस कितना बनता है। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रिज बनेगा तो बहुत ज़्यादा टेंशन डेवलप करेगा मसल में। अब अगर मसल स्ट्रेच हो जाए तो होगा ये कि तुम्हारा एक्टिन और मायोसिन के बीच का ओवरलैपिंग घट जाएगा, तो नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस घट जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, टेंशन भी घट जाएगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा ये है कि जैसे मसल को तुम अपने रेस्टिंग लेंथ से छोटा कर दो, रेस्टिंग लेंथ से अगर मसल छोटा हो जाए तो हो गई एक, जो तुम्हारा थिन फिलामेंट जो डिस्टेंस मूव कर सकता था ऑन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन पे, वो तो छोटा हो गया क्योंकि मसल का लेंथ छोटा हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो अब लोड और तुम्हारा वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, तो अगर तुम मसल पे बहुत ज़्यादा लोड डाल दोगे तो वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुम्हारा लोड ज़्यादा है तो वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर गिवन लोड पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो वो लेंथ क्या होगा, वो लेंथ होगा रेस्टिंग लेंथ, ठीक है। तो रेस्टिंग लेंथ पे तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसी भी गिवन लोड पे मैक्सिमम होता है। और अगर मसल शॉर्ट हो जाए या अपने लेंथ से लंबा हो, यानी मसल का लेंथ अगर चेंज हो रहा है तो वो वेलोसिटी जो है चेंज करेगा। यानी तुमसे अगर पूछे वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है किस लेंथ पर मैक्सिमम होता है, तो दैट इज द रेस्टिंग लेंथ पर, ठीक है। रेस्टिंग लेंथ पे जब कोई स्टिमुलस ना हो तो उस वक्त सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। अगर उससे ज़्यादा लेंथ चेंज होगा, ज़्यादा होगा या घटेगा, तो तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा होगा या घटेगा तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। अब आते हैं हम लोग समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे। समेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब तुम किसी मसल फाइबर को रिपीटेड स्टिमुलेशन देते हो, इससे पहले कि पहले वाला स्टिमुलस रिलैक्स करे तुम दूसरा स्टिमुलेशन दे दिए, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें तुम्हारा और ज़्यादा रिस्पॉन्स ऐड हो जाता है, ठीक है। यानी कि तुम एक बार मसल को स्टिमुलस दिए, फिर से एक और बार स्टिमुलस दे दिए, इससे पहले कि पहले वाला खत्म होता है, तो क्या हुआ, वो दोनों स्टिमुलस ऐड हो जाएगा, को कहते हैं हम लोग समेशन। तो एक होता है मल्टी फाइबर समेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी समेशन। यानी कि तुम क्या किए कि नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स जो था वो इंक्रीज कर दी, ठीक है। पहले था कि एक मोटर यूनिट अपॉइंटेड था एक मसल के लिए, ठीक है, एक मसल के लिए एक मोटर यूनिट। अब तुम एक साथ 5 मोटर यूनिट्स को लगा दिए, ठीक है, एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन का तुम्हारा समेशन हो गया। दूसरा है कि फ्रीक्वेंसी समेशन कर दी, यानी कि तुम क्या किए कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही इंक्रीज कर दिए।
ठीक है। इस नंबर ऑफ स्टिमुलेशन, एक ही मोटर यूनिट है, ठीक है, मोटर यूनिट अभी भी एक है, लेकिन तुम उसको 5 बार स्टिमुलस दे दिए, ठीक है, एरे वाला को खत्म होने से पहले तुम 5 बार उसको स्टिमुलस दे दिए, तो क्या हुआ, तो भी समेशन हो गया। इसको फ्रीक्वेंसी समेशन, इसको कहते हैं मल्टी फाइबर समेशन। और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन समेशन से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी समेशन से टेटनाइजेशन होता है। क्या है टेटनाइजेशन, टेटनस क्या है, तो टेटनस का मतलब है कि रिपीटेड स्टिमुलेशन के कारण जो है कॉन्ट्रेक्टाइल मैकेनिज्म का एक्टिवेशन होना और फिर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज का फ्यूज होकर के एक कंटिन्यूस कंट्रैक्शन बन जाना। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर डायग्राम से समझो, तो ये है मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ, ये है तुम्हारा रेट ऑफ स्टिमुलेशन। तो पहले तुम करके ऐसे ऐसे हम लोग स्टिमुलेट कर रहे थे, ठीक है, 5 6 7 8 ऐसे करके स्टिमुलेट कर रहे थे। अब क्या वो फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा दिए, लगातार स्टिमुलेट करने लगे, तो क्या हुआ, ये तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है मसल कॉन्ट्रैक्शन का एकाएक सब फ्यूज कर गया। तुम देखो ये पहले सब अलग अलग तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट स्टिमुलस को, अब वो तुम लगातार देने लगे तो वो क्या फ्यूज करके एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन बना दिया। इसको कहते हैं हम लोग टेटनाइजेशन। क्या कहते हैं, टेटनाइजेशन, ठीक है, टेटनस इसको कहते हैं, ठीक है, टेटनाइजेशन कहते हैं। तो ये भी दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है कि दो स्टिमुलस के बीच में, दो स्टिमुलस के बीच में कोई रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है कि जब तुम्हारे सबमिटेड स्टिमुलाई के बीच में इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट टेटनस। एक होता है कंप्लीट टेटनस जहाँ पे कोई रिलैक्सेशन फेज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोटर यूनिट के बारे में थोड़ा समझेंगे, देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मोटर यूनिट। मोटर यूनिट कहते हैं किसको, तो तुम्हारा एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और जिस मसल फाइबर को वो इनर्वेट कर रहे हैं, दोनों को साथ में कहते हैं मोटर यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है तुम्हारे मोटर यूनिट का, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि जितना भी इफरेंट फाइबर जो स्केलेटल मसल के पास आते हैं ऑल आर एक्साइटेटरी, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करते हैं। दूसरा, जो भी मसल फाइबर्स एक सिंगल मोटर यूनिट में होगा वो सब एक ही टाइप का होगा। आगे हम लोग देखेंगे मसल फाइबर्स 2-3 तरह के होते हैं, तो एक मोटर यूनिट है तो उसमें मसल फाइबर भी एक ही तरह का होगा, ठीक है। मसल फाइबर के बेसिस पर दो तरह का मोटर यूनिट्स होता है, स्लो और फास्ट मोटर यूनिट, ठीक है। ये बेसिक एक दो पॉइंट जानना था इसके बारे में, मोटर यूनिट के बारे में। अब बात है हम लोग एनर्जेटिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा जान लेते हैं कि तुम्हारा मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या एनर्जी का सोर्स है। तो हम लोग पढ़े थे तुम्हारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कि एडीपी के बारे में लोग पढ़े थे ना, एडीपी तुम्हारा अटैच होता है तो कॉक पोजीशन में जाता है, फिर डिटैच होता है, फिर तुम्हारा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेटिक होता है। तो ये जो एडीपी है इसको दोबारा एटीपी अगर बनना है, एटीपी बनना है तो इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोबारा से लगना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं रीफॉस्फोराइलेशन। इसको होने के लिए 3 एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। पहला एनर्जी सोर्स है फॉस्फोक्रिएटिन, दूसरा है ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म यानी कि तुम्हारा ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैकेनिज्म, ठीक है। वहाँ से ऑक्सीडेटिव, फिर ग्लाइकोलाइसिस और तीसरा है एलाय फॉस्फोक्रिएट। तो ये तुम्हारा 3 सोर्स होता है। अब आते हैं हम लोग फाइबर्स की क्लासिफिकेशन पर, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे कि तुम्हारा जो है ना 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर के स्लो और फास्ट होता है। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B। तो 2 में ही तुम्हारा A और B है, तो टोटल 3 तरह का हो गया, टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B। टाइप 1 को हम लोग स्लो ऑक्सीडेटिव कहते हैं और टाइप 2 को कहते हैं फास्ट, ठीक है। तो यही था तुम्हारे, इसी के बेसिस पे हम लोग कहते हैं स्लो और फास्ट। यहाँ पर देखो एक फास्ट है और एक स्लो है। तो टाइप 1 होता है स्लो ऑक्सीडेटिव, दूसरा होता है टाइप 2A जो कि है फास्ट ऑक्सीडेटिव और ग्लाइकोलाइटिक। जो 2B जो है, टाइप 2B जो है ये ऑक्सीडेटिव नहीं है, सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक, ठीक है। कलर देखोगे तो टाइप 1 और टाइप 2A दोनों ही रेडिश कलर का होगा और टाइप 2B जो है वो वाइटिश होता है। फिर मायोसिन का एटीपीएस एक्टिविटी टाइप 1 में स्लो होता है और इस दोनों में फास्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग स्लो भी कहते हैं और इसको फास्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर कैल्शियम पंपिंग एक्टिविटी इसका मॉडरेट होगा क्योंकि ये स्लो कॉन्ट्रैक्टिंग है, इस दोनों का हाई होगा क्योंकि ये लोग ज़्यादा जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होता है। मसल का डायमीटर इसमें स्मॉल है, इसमें मसल फाइबर का डायमीटर ज़्यादा है। ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी इसका मॉडरेट है, इस दोनों का ही हाई है। फिर ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी इसका हाई है, इसका मॉडरेट है और इसका लो है। फिर एसोसिएटेड मोटर यूनिट टाइप क्या है, तो ये स्लो मोटर यूनिट टाइप है, फास्ट रेजिस्टेंट टू फैटिग और फास्ट फैटिगेबल है, ठीक है। तो तुम्हारा ये है हुआ डिफरेंस बिटवीन दी टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B।